जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, और हमने इससे संबंधित लगभग 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये 6वां वीडियो है और इसको समाहित करते हुए देखा जाए तो हमने पूरे एक्ट का लगभग आधा प्रोविज़न कवर कर दिया है। यह सब्जेक्ट विषय बड़ा छोटा टॉपिक है इसका, और छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं कि खासकर परीक्षार्थी जो लोअर डिवीज़न के हैं या हाई जुडिशरी के हैं, बोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते या कह लीजिए कि समय ना होने के नाते कोई पूरा पढ़ नहीं पाता है ठीक से। तो छोटे छोटे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है हमारा कि आपका ध्यान उस एक्ट में, उस धारा तक पहुँचे और बखूबी आप उसका एनालिसिस कर आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर आपको देने में सहूलियत हो। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग समग्र वीडियो जो यूपी हाई जुडिशरी में और लोअर डिवीज़न में पूछे जाते हैं उससे संबंधित लगभग सारे टॉपिक पे हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको ज़रूर देखें, ज़रूर हेल्प मिलेगा। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मेरे वीडियो बनाने से अगर किसी का हेल्प हो जाता है तो मेरे लिए पूरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। आइए विषय पे आते हैं। ये धारा 14 कैपिटल ए जो है अमेंडमेंट के थ्रू आया, और इसका 2018 में अमेंडमेंट करके इसको लाया गया था, जब बाकी चीज़ों का संशोधन हुआ था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उसी समय इसको भी लाया गया। ये एक स्पेशल पावर है न्यायालय की कि विशेषज्ञों को कब नियुक्त किया जाएगा, और ये डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो न्यायालय कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता है। कब करेगा तो इसमें बताया गया है कि स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व हो जाए, कोई सूट दाखिल किया गया उसमें, तो उसके संबंध में कोई राय प्राप्त करना हो और वो ठीक समझता है न्यायालय तो विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सकता है। और क्लास 2 में बताया गया है कि जब भी कोई विशेषज्ञ क्या नियुक्ति होगा तो उस विशेषज्ञ को किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा चीज़ है, माल है, गुड्स है, कुछ भी है तो वो प्रोवाइड कराएगा ताकि वो विशेषज्ञ उसका बाकायदे निरीक्षण कर सके। और क्लास 3 में बताया गया है इसके उपधारा 3 में कि वो विशेषज्ञ का बाकायदे जो है रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा न्यायालय में। अगर देखिए वहाँ तो डिस्क्रिशनरी पावर है, धारा 14 कैपिटल ए के उपधारा 1 में न्यायालय चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन यदि नियुक्त कर दिया गया है विशेषज्ञ तो जो विशेषज्ञ का रिपोर्ट होगा वो रिकॉर्ड ऑफ द सूट होगा, मतलब वाद का जो है भाग माना जाएगा, और उसका बाकायदे एग्जामिनेशन भी करना चाहे कोई पक्षकार तो विशेषज्ञ का कर सकता है। और धारा 4 में बताया गया है कि जो भी विशेषज्ञ का खर्च हुआ, एक्सपेंसेज हुए हैं, तो उसको न्यायालय फिक्स करेगा और किस व्यक्ति को देना होगा, यानी कि किस पक्षकार को देना होगा वो भी डिसाइड करेगी। तो आइए देखते हैं। धारा 1 कह रहा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन एनी suit under this act where the court considers it necessary to get expert opinion to assist it on any specific issue involved in the suit, it may engage। यहाँ देखिए जो ऊपर कह रहा है कि न्यायालय का क्या है कि किसी 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई वाद दाखिल किया गया इस अधिनियम के तहत, तो वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी, अगर जो आवश्यक समझता है न्यायालय तो क्या करेगा, टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट करने के लिए, मैंने सहायता प्राप्त करने के लिए, ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व इन द सूट, मतलब वाद में कोई स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व हो गया है उसके संबंध में अगर जो राय लेना, एक्सपर्ट का राय लेना आवश्यक समझता है न्यायालय, तो इट मे इंगेज 1 or more एक्सपर्ट्स, वो क्या कर सकता है, एक अथवा एक से अधिक एक्सपर्ट की नियुक्ति कर सकता है। एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। इसके अलावा जो नियुक्त करने के बाद वो कह सकता है कि ऐसे विवादक पर उसको रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकेगा
तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए जिसके अंतर्गत उक्त विवादक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा। उपधारा 2 कह रहा है इसका कि द कोर्ट में इंक्वायर आर डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट आर टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, गुड्स आर अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन। न्यायालय किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निर्देश दे सकेगा। अब तीसरा उपधारा इसका कह रहा है कि द ओपिनियन आर रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। जो रिपोर्ट होगा या ओपिनियन होगा एक्सपर्ट का, वो क्या होगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट होगा। एंड द कोर्ट आर विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट। अब पार्टी जो भी वाद का कोई भी पार्टीज होगा, न्यायालय के परमिशन से न्यायालय क्या करेगा, आदेश देगा, मे एग्जामिन द एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट ऑन एनी ऑफ द मैटर्स रिफर टू हिम आर मेंशन्ड इन हिज ओपिनियन आर रिपोर्ट। जो भी उनका ओपिनियन है, रिपोर्ट दिया गया है, उससे संबंधित इनका एग्जामिनेशन कोई भी न्यायालय के अनुमति से वाद का पक्षकार एग्जामिन कर सकता है। आर एज टू हिज ओपिनियन आर रिपोर्ट एज टू द मैनर इन विच ही हैज मेड द इंस्पेक्शन। जो उन्होंने निरीक्षण किया है उसके बाबत इनका ओपिनियन और रिपोर्ट का एग्जामिन किया जाएगा। अब उपधारा 4 कह रहा है कि द एक्सपर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फी। अब एक्सपर्ट क्या हकदार होगा, ऐसे फीस और कास्ट का हकदार होगा। आर एक्सपेंसेज एज द कोर्ट में फिक्स, जो न्यायालय फिक्स करेगी, विच शैल बी पेबल बाय द पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। न्यायालय डिसाइड करेगी और फिक्स भी करेगी कि कितना भाग और कितना और किस पार्टी को देना होगा। तो ये तो धारा 4 तक हम लोगों ने देखा, धारा 14 कैपिटल ए का, कि इसमें क्या होगा। अब जो धाराएं और हम देख लेते हैं, धारा 18 और धारा 20 स्पेशली आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पिछले बार जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था मेंस यूपी एचजीएस का, उसमें क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन इसी धारा पे बन जाता है। तो अभी पहले धारा 18 देख लेते हैं। धारा 18 कह रहा है कि नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। कोई ऐसा फेरफार करना जरूरी है संविदा में, तो बिना उसके फेरफार किए न्यायालय उसका परफॉर्मेंस नहीं कराएगा, मतलब आदेश नहीं देगा। अब वो किन कंडीशनों में हो गया है वो आगे देखा जाएगा। तो कह रहा है कि वेयर ए प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट अप ए वेरिएशन, द प्लेंटिफ कैन नॉट obtain द परफॉर्मेंस sought एक्सेप्ट विथ द वेरिएशन सो सेट अप इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। यहाँ कह रहा है कि जहाँ की वादी ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है जिसमें फेर फार होना प्रतिवादी अभिकथित करता है, मतलब वादी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है और प्रतिवादी कह रहा है कि इसमें ऐसा कोई फेर फार होना चाहिए, वहाँ वादी ऐसे अभिकथित फेरफार के बिना इप्सित पालन विनिर्दिष्ट दशाओं में प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब हर मामले में फेरफार नहीं होगा। यहाँ जो धारा क्लास ए बी सी दिए गए हैं, उन्हीं कंडीशनों में सिर्फ फेरफार करके संभव है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। अब कब फेरफार होगा, तो क्लास ए कह रहा है कि वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ ए फैक्ट आर मिस रिप्रेजेंटेशन द रिटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज sought इज इन इट्स टर्म्स आर इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज एग्रीड टू। मतलब कोई ऐसा लिखित संविदा जिसका पालन इप्सित है, कपट, तथ्य की भूल अथवा दुरुपदेशन के कारण अपने निबंधनों और प्रभाव से उससे भिन्न हो गया है, जिसका पक्षकारों ने करार किया था, अथवा डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडेंट इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अथवा क्या हो गया है जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निबंधन अंतर्विष्ट न हो जिनके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी।
मतलब कुछ ऐसा हो गया है, फ्रॉड, मिस्टेक अथवा मतलब दुरुपदेशन के कारण कि जो कॉन्टेक्ट है वो अपने निबंधनों और प्रभाव में उससे भिन्न प्रभाव देने लगा है। तो उस कंडीशन में प्लेंटिफ का वाद का परफॉर्मेंस न्यायालय लिखित संविदा का पालन करने के लिए नहीं करेगा जब तक कि उन चीज़ों को फेरफार करके संशोधन न किया जाए। तो पहले संशोधन कराया जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस कराया जाएगा। और कारण 3 ही है इसमें, या तो तथ्य की भूल के वजह से हो, या कपट के वजह से हो, और या दुरुपदेशन के कारण हो। ये किसी भी पार्टी के वजह से हो सकता है, ये जरूरी नहीं है पक्षकार की वजह से कि वादी के द्वारा किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा। यहाँ सिर्फ इतने बात किया गया है कि उसमें ऐसा संविदा में ऐसा बात हो गया है जिसकी वजह से संविदा का जो प्रभाव है अपने मूल रूप में नहीं रह गया है। अब बी कह रहा है कि वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस ए सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्टेक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। जहाँ के पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो यह संविदा जैसी वह विरचित की गई है पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। मतलब उनका कुछ और विधिक परिणाम करना था और संविदा का परिणाम कुछ और हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी संविदा का निर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। सी कह रहा है कि वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट्स टर्म। मतलब जहाँ कोई संविदा निष्पादन के पश्चात पक्षकारों ने उसके निबंधनों में फेरफार कर दिया है। मतलब संविदा तो हो गया लेकिन उसके निबंधन है उसमें उन्होंने आपस में मिलकर फेरफार कर दिया है, तब भी न्यायालय जो है उसका प्रवर्तन नहीं कराएगा। तो ये 3 कंडीशन कह रहा है कि इन 3 कंडीशनों में जब तक फेरफार कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक न्यायालय उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखित संविदा का नहीं कराएगा। अब जो लास्ट में धारा हम इसमें चर्चा करेंगे धारा 20 का, वो पिछले भी हम लोगों ने धारा 10 में पढ़ लिया था कि किन किन अधिनियम में इस धारा के अधीन रहते हुए न्यायालय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। तो एक क्लाज ये भी आ रहा था कि धारा 20 में यदि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उस कंडीशन में भी न्यायालय उस संविदा का परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है इसका तो परिभाषा इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जरूर गया है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। अब सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि उसके बदले में, मतलब कोई चीज़ है जिसको मान लीजिए हमको करना है और हमारे करने के बजाय किसी हमारे जगह पे दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका परफॉर्मेंस करा लिया गया है, तो फिर उस संविदा का परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ का 2 बार परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब ये जो मतलब 2018 में संशोधित रूप में आया है, और इसलिए आया कि खासकर पहले होता क्या था कि किसी ठेकेदार को मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम करने के लिए दिया जाता था और वो लगातार पता चलता था कि लटकाए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई संविदा यदि की गई है तो उसी चीज़ों को यदि कोई दूसरे व्यक्ति से करा लिया जाता है तो फिर अब न्यायालय में उस कार्य को करने के लिए अब फिर परफॉर्मेंस कराने के लिए पहले वाले किसी पक्षकार से जिसे एग्रीमेंट हुआ है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आपके द्वारा कराया जाए। माने एक ही कार्य को 2 बार परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय बाउंड नहीं कर सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग 1, 2, 3 क्लाज में देखा जाएगा, 4 क्लाज में है कि क्या क्या है इसको। तो पहला कह रहा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब संविदा अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the opinion of substitute performance through a third party or by his own agency। मतलब यहाँ जो कह रहा है कि या तो किसी तीसरे पक्षकार से वो उसका सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा लिया है या अपने खुद के एजेंसी के द्वारा, and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the parties committing such breach। उद्गार 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट बंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय जिस पर पक्षकार सहमत हैं
अब यहाँ देखिए सहमति की बात है, जिस पर पक्षकार सहमत है, एक आपका कीवर्ड ये हो गया। जहाँ संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहाँ वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का, और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्यनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। मतलब कि अगर कोई एग्री पार्टी है जिसके वचन के पालन न करने के, माने सामने वाले पार्टी के वचन के पालन न करने की वजह से एग्रीड हो गया है, तो वो क्या कर सकता है कि किसी थर्ड पार्टी से उसका सब्स्टिट्यूट पालन करा सकता है या अपने खुद के एजेंसी से करा सकता है। और उसके पास और क्या ऑप्शन होंगे, वास्तविक रूप से उपगत, व्यनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। ये उपधारा एक बताता है। अब दूसरा इसका उपधारा कह रहा है कि नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सच ब्रीच हैज गिवन ए नोटिस इन राइटिंग। मतलब जब तक उसको लिखित रूप में सूचना नहीं दिया जाएगा दूसरे पार्टी को, तब तक जो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। ये उपधारा 2 बाढ़ करता है। ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, जो कि 30 दिन के से कम का नहीं होगा, उसको विपक्षी को सूचना देना पड़ेगा कि भैया तुम कराओगे परफॉर्मेंस कि हम करा लें। टू द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड ऑन हिज रिफ्यूजल or failure to do so, he may get the same performed by the third party or by his own agency। यानी कि जो एग्रीड पार्टी है उसको पहले 30 दिन से कम का जो समय नहीं होगा, उससे अधिक के समय का नोटिस देना होगा विपक्षी को। और उस नोटिस में अगर जो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं भैया हम परफॉर्मेंस नहीं करा पाएंगे, तब ये फ्री हो जाएंगे कि किसी थर्ड पार्टी से या अपने खुद के एजेंसी से उसका परफॉर्मेंस करा लें। उपधारा 1-2 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिष्ट हो नहीं दे देता हो, और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल हो रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के उपकरण द्वारा कराएगा। प्रोविजो इसका कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेज एंड कास्ट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ही हैज गॉट टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू ए थर्ड पार्टी आर बाय हिज ओन एजेंसी। कह रहा है कि परंतु वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा 1 के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के उपकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो। अब ये जो उपधारा 1 में हम लोग देखे थे कि क्या क्या उसके पास विकल्प होगा, तो ये कह रहा है कि सब ये जो वास्तविक रूप से उपगत, व्यनित, जो भुगता गया और व्यय में जो अन्य खर्च हैं उसको तब तक ये वसूल पाने के लिए हकदार नहीं होंगे जब तक ये थर्ड पार्टी से या अपने किसी एजेंसी से इसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस न करा लिए हो। मतलब पहले आपको परफॉर्मेंस करवाना पड़ेगा उसका, और तब आपके पास जो खर्चे हुए हैं और जो उसका लॉस हुआ है उसका जो है आप वसूल करने के लिए अलग से बात दाखिल कर सकते हैं। तीसरा इसका क्लास कर रहा है कि वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट performed through a third party or by his own agency after giving notice under subsection 1 he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach। वही बात है कि जब आपने परफॉर्मेंस आप या तो खुद के एजेंसी से या थर्ड पार्टी से करा लिए हैं, तब आप हकदार नहीं रह जाएंगे कि उस पार्टी को फिर कंपेल कराए न्यायालय में परफॉर्मेंस कराने के जिसने कि ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को। अब चौथा इसका उपधारा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच। अब चूंकि उपधारा 1 में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अंतर्विष्ट बंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, माने एक प्रकार से जो धारा 20 है
ये आपको एक स्पेशल रिलीफ की बात करता है कि आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकते हैं। और उपधारा 4 आपको एक प्रकार से आपका हाथ खोलता है कि यदि आप करा लेते हैं और इसके बाद भी यदि आपके पास कोई ऐसा क्लेम करने का ऑप्शन खुला हुआ है जो कि कंपनसेशन पा सकते हैं, तो उसको ये धारा निवारित तो नहीं करता है। आप जा सकते हैं, क्योंकि उपधारा 1 में ही सीधे सीधे कह दिया गया कि 1872 संविधान अधिनियम का 1872 की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ये धारा आपको यूज करने की बात कही गई। तो हम लोगों ने देखा जो 3 धाराओं में खासकर ये धारा 20 जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तो धारा 14 कैपिटल ए भी है, धारा 19 भी है। तो आप लोग बेयर एक्ट पढ़िएगा जरूर। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, हर एक धारा इसका इम्पॉर्टेंट है, खासकर प्रैक्टिकल के लिए या चाहे परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप एक बार मज़े से पढ़ लेते हैं तो न्यायालय में भी यदि आप खड़े होंगे या जज की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो दोनों में आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हम आधा तो सीपीसी का पूरी कहानी हमारे दिमाग में है, क्योंकि ये भी एक प्रोसीजरल है। क्या क्या राइट बने हुए हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में, आप क्या क्या जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ अभी विराम दूंगा और अगले वीडियो में फिर नई ऊर्जा के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।